आज का हमारा लेक्चर है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर। इस लेक्चर में हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के साथ साथ एंटीबायोटिक्स और सुपरबग्स को भी डिस्कशन में शामिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सीधे आते हैं टॉपिक पर। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया के सामने कौन सा सबसे बड़ा खतरा है जिससे दुनिया अपने आप को खतरे में महसूस कर रही है, तो आप बोलेंगे क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉपुलेशन हो गई, पॉपुलेशन के कारण भी दुनिया को खतरा है, अलग अलग स्थानों पर होने वाले युद्ध, ये भी बहुत बड़े खतरे हैं। कुछ बोल रहे हैं वायरस, कई सारे वायरस पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं। अभी मंकी वायरस आ रहे हैं, इसके पहले कोरोना वायरस था, इसके पहले जीका वायरस, इबोला वायरस, और इस तरह के वायरस के कारण भी एक विकट स्थिति बनी हुई है। ये तो सारे खतरे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और खतरा है दुनिया के सामने जो धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, और WHO ने आगाह किया है कि अगर इस खतरे पर आज अगर एक्शन लेना स्टार्ट नहीं किया तो 40-50 साल बाद क्या है, स्थिति काफ़ी विकट होने जा रही है, और वो खतरा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक केस स्टडी डिस्कस करता हूँ। आप इमेजिन करिए कि आप किसी एक मरीज को आज से 20-25 साल बाद अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में भी उसको 5 स्टार फैसिलिटी मिलती है, बेड मिलता है, सब तरह की अच्छी सुविधाएं मिलती है, लेकिन उसको इलाज के लिए जो दवाई दी जा रही है वो दवाई उस पर असर ही ना करे, तो फिर कितनी विकट स्थिति डॉक्टर के लिए भी हो जाएगी और मरीज के लिए भी हो जाएगी। यही कंडीशन है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, जिसके लिए WHO आगाह कर रहा है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसके एक एक वर्ड को क्लियरिटी के साथ में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर अगर पूछा जाए कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स पर एंटीबायोटिक जैसी दवा का प्रभाव झेलने की क्षमता स्थापित कर लेते हैं। यानी कि एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया के लिए, फंगस के लिए दी जा रही है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करें कि उस दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंट डेवलप कर ले, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो बैक्टीरिया, फंगस ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर बग। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें देखी है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस लेक्चर को आप इतने इत्मीनान से समझें कि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ों को लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले हम देते हैं एंटीबायोटिक्स को। देखिए, अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो मैं आपको लेके चलता हूं 96 ईयर पहले के समय में, यानी कि 1928 के समय पे। और 1928 के समय में एक महान साइंटिस्ट हुए थे, स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये काफ़ी अस्त व्यस्त तरीके के साइंटिस्ट थे। जनरली मैक्सिमम साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, उनका फोकस केवल अपने काम पर रहता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, 1928 में एक बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे, और बैक्टीरिया को पेट्री डिश में बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च करते करते वो छुट्टी पे निकल गए और अपनी लैब की खिड़की खुली छोड़ गए। वापस छुट्टी से लौट कर आते हैं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देखते हैं कि बैक्टीरिया जिस पर रिसर्च कर रहे थे उस पर तो क्या फफूंद की ग्रोथ हो गई है, और फफूंद की ग्रोथ के कारण क्या हुआ कि बैक्टीरिया आसपास मर गए। तो उन्होंने इस चीज़ को फिर ऑब्जर्व किया और फिर उस पर भी रिसर्च चालू कर दी कि इस फफूंद के द्वारा ऐसा कौन सा केमिकल बाहर निकला जिसके कारण ये बैक्टीरिया मर गए। अब ये जो फफूंद थी उसका नाम था पेनिसिलियम, और इसी फफूंद से ही दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज हुई, और इसी कारण इस फफूंद के नाम पर ही उस पहली एंटीबायोटिक का नाम दिया गया पेनिसिलिन। क्लियर। और अगर हम देखें मानव सभ्यता के लिए जो प्रमुख खोजें हुई, जिन्होंने पूरे मानव सभ्यता, मानव
को पूरी तरह से बदल के रख दिया। उसमें अगर हम बात करें तो करेंसी आती है सबसे बड़ी खोज में। करेंसी की खोज ने पूरी दुनिया को बदल दिया। पहिए की खोज, पहिए की खोज के कारण ही ट्रांसपोर्टेशन कितना आसान हो गया है, ये भी एक बड़ी खोज थी। लेकिन इसके साथ साथ मैं अगर मानूँ तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलिन की खोज भी मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान थी। और एक तरह से यूँ कहना कम नहीं होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक तरह से देवदूत थे। क्योंकि अगर हम बात करें 1928 के पहले के समय में, तो छोटे से छोटे इन्फेक्शन के कारण है ना हाथ पैर काटने पड़ जाते थे, और माइनर इन्फेक्शन पे ही पेशेंट की डेथ हो जाती थी। इस कंडीशन से उबारने में योगदान दिया था हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये तो खोज कर ली थी कि फफूंद के द्वारा कोई केमिकल निकला, ठीक है, लेकिन इस खोज में इनके साथ में दो और इनके मित्र जुड़े, जिनमें थे हावर्ड फ्लोरी साहब और चेन साहब। चेन, फ्लोरी और फ्लेमिंग, इन तीनों को इस पेनिसिलिन की रिसर्च के लिए 1945 में नोबेल प्राइज भी मिला था। क्लियर? तो ये एंटीबायोटिक्स की हमने खोज देख ली। क्लियर? अब एंटीबायोटिक्स अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक्स में हालांकि 1941 से ट्रायल स्टार्ट किया गया था, और पहले इसका चूहों पे ट्रायल किया गया था, और पहले जिस व्यक्ति पे ट्रायल हुआ था उस पर हालांकि ये उतनी असरकारक साबित नहीं हुई थी, लेकिन बाद में इस पर रिसर्च हुई, और रिसर्च के बाद में ये एक तरह से दुनिया के लिए वरदान साबित हुई थी। क्लियर? अब एंटीबायोटिक्स को अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन देखें तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ऐसी एंटीबायोटिक जो कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर कार्य करती है, और नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर ही वह एंटीबायोटिक कार्य करती है। क्लियर? इसके अलावा मैकेनिज्म के आधार पर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए रहता है। चूँकि आप एक अगर हम कॉमन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। क्लियर? तो ये तो हमने जाना एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब एंटीबायोटिक्स में भी अगर हम देखें तो एक और क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर काम करती है, और कुछ एंटीबायोटिक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करती है। आपने बैक्टीरिया पढ़ा होगा तो बैक्टीरिया में दो टाइप आप पढ़े होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है, तो ये सेल वॉल के आधार पर इनको अपन डिफाइन करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थोड़ी मोटी होती है, ग्राम नेगेटिव की पतली होती है। इसके अलावा अगर हम स्टेनिंग करें तो ग्राम पॉजिटिव अपना वायलेट कलर नहीं छोड़ता है, और ये ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ये लाल और गुलाबी रंग के होते हैं, और इसके आधार पर बैक्टीरिया को अलग अलग टाइप में हम डिवाइड करते हैं। तो ये था उसमें भी क्या होता है कि कुछ एंटीबायोटिक्स ग्राम पॉजिटिव पर काम करने के लिए असरकारक होती है, और कुछ होती है ग्राम नेगेटिव पे असरकारक होती है ना। जैसे कि गले का इन्फेक्शन होता है तो गले का इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव के द्वारा होता है, ठीक है। आँत के देखें तो वो ग्राम नेगेटिव के द्वारा होता है। तो इस तरह से इसको जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, और उसी डायग्नोसिस के आधार पर ही डिसाइड होता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स किस इन्फेक्शन पे काम करेगी। क्लियर? तो ये हमने जाना एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हुआ था बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है, एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरल इन्फेक्शन पे कार्य नहीं करती है। लेकिन अगर हम हमारे आसपास के वातावरण में देखें तो दो तीन केस सामने आते हैं। एक केस स्टडी देखते हैं तो एक मरीज क्या होता है कि जब उसको बुखार आता है या नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है तो क्या करता है, अपने आप से ही एंटीबायोटिक ले लेता है। एक वो बन गया है कि एक कल्चर बन गया है कि भैया कि कुछ भी इन्फेक्शन हुआ तो हमको एंटीबायोटिक लेना है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि पेशेंट जाता है दवाई की दुकान पर, दवाई की दुकान वाला क्या करता है, उसको अपने आप से ही एंटीबायोटिक खिला देता है। तीसरा केस ये होता है कि डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी क्या करते हैं कि सिम्टम के आधार पर उसको ट्रीटमेंट लिख देते हैं, भैया कि बुखार आ रहा है
या इसको सर्दी जुकाम हो रहा है तो कोई सेकेंड्रियल इन्फेक्शन इसका डेवलप नहीं हो जाए, तो इसलिए क्या करते हैं वो उसको भी एंटीबायोटिक दे देते हैं। तीनों केस में आप क्या देख रहे हो कि एंटीबायोटिक का मिसयूज़ हो रहा है, और इस एंटीबायोटिक के मिसयूज़ के कारण ही क्या हो रहा है, जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, उनमें क्या हो रहा है, दवाई के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि रेजिस्टेंट कैसे डेवलप हो रहा है। रेजिस्टेंट ऐसे डेवलप हो रहा है कि देखिए, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया अपने परिवेश में जीने के लिए पैदा होता है, ठीक है, जैसे हम भी अपने परिवेश में जीवन जीते हैं। अब बैक्टीरिया अपने परिवेश में अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होता है। अब उस पर एंटीबायोटिक आप यूज़ करते हो, तो एंटीबायोटिक के कारण क्या होता है कि कमज़ोर बैक्टीरिया तो क्या होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन कुछ मजबूत बैक्टीरिया जो रहते हैं वो जिंदा रह जाते हैं। अब मजबूत बैक्टीरिया जो जिंदा रह गए हैं, उनमें क्या होता है कि उनके डीएनए में म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन के बाद में वो ऐसी परिस्थितियां डेवलप करते हैं कि जिससे वो एंटीबायोटिक्स के हमले के समय में भी क्या कर सकें, अपने अस्तित्व को बनाए रखें, ठीक है। और जो ये म्यूटेंट करते हैं अपने डीएनए में, इसके जीन वो दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि बैक्टीरिया की एक ऐसी तादाद पैदा हो जाती है जो एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट की स्थिति डेवलप होती है, ठीक है। अब जिन बैक्टीरिया में ये स्थिति डेवलप हुई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट की, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सुपर बग। क्लियर। अब आते हैं, ये तो आपने बेसिक मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। अब हम सीधे आते हैं पीपीटी को देखते हैं, और पीपीटी में हम जो अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है उसका भी एनालिसिस करेंगे, और भारत में क्या स्थिति है और इसके कारण क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही है उसको देख लेंगे, ताकि आपको हर चीज़ पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। क्लियर। तो चलिए हम आते हैं सीधे टॉपिक पर। अब देखिए, अब यहाँ पर ये आता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपने समझ लिया है, सुपर बग को समझ लिया है। अब अगला हम टॉपिक देख रहे हैं क्या, कि ये क्यों एक गंभीर समस्या है। देखिए, गंभीर समस्या यह है क्योंकि इसके कारण क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा, आप पर फाइनेंशियल बर्डन आएगा। मैंने आपको बताया ही था, आपको केस स्टडी, कि किसी मरीज को आप अस्पताल में ले जाके भर्ती करोगे, आप उसको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दोगे, लेकिन उस पर कोई भी दवाई असर नहीं करेगी। अभी हाल ही में एक केस स्टडी आई थी कि यूएस में एक पेशेंट थी, केवल उसको फ्रैक्चर हुआ था, उसकी सर्जरी, बोन की सर्जरी कराई थी, और सर्जरी के बाद में उस पर 26 एंटीबायोटिक यूज़ की गई, लेकिन एक भी एंटीबायोटिक का असर नहीं हुआ, और कुछ समय बाद उसकी डेथ भी हो गई। और जितने समय वो पेशेंट भर्ती रहा, उसका खर्चा तो वो तो मरीज के परिजनों को ही उठाना ना। तो कहीं ना कहीं, और अभी देश में एक रिपोर्ट भी आई थी कि अगर किसी भारत में, चूँकि हेल्थ मेडिक्लेम का जो कवरेज है वो बहुत काफ़ी कम है, मेडिकल पॉलिसी कहीं काफ़ी कम लोगों ने ले रखी है, हालांकि आयुष्मान भारत के कारण काफ़ी उसमें सुधार आया है, लेकिन आज भी ये कहा जाता है कि भारत में मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण कई लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। कोविड में ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है खर्चे को लेकर, है ना, कि अगर दवाई असर नहीं करेगी तो उसके कारण क्या होगा, मरीज पर फाइनेंशियल बर्डन आएगा, और इसी के कारण क्या होगा, मृत्यु दर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रीटमेंट ही असर नहीं कर रहा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है पेशेंट, ठीक है। फिर वही बात करें तो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, ये विश्व के लिए भी एक समस्या होगा। और एक और चीज़ है, एंटीबायोटिक फ्लेमिंग साहब ने खोजी, उसके बाद से आप देखोगे, अगर पूरा रिसर्च करोगे तो नई एंटीबायोटिक की खोज में जो समय और संसाधन लगता है वो कई सालों का योगदान मांगती है, ठीक है। लेकिन अभी की फ़िलहाल की कंडीशन में अगर इसको नहीं रोका गया तो ये आगे जाकर एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट होने वाली है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये कमज़ोर समूह पर खतरा होगा, गरीबी से त्रस्त लोग हैं, या ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। अब इम्यून सिस्टम जिनका वीक है तो वो तो हर तरह के इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, है ना। कोविड में भी यही हुआ था, जिनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं था उन्हीं को इन्फेक्शन हुआ,
और वही पेशेंट ज़्यादा गंभीर हुए थे, ठीक है। तो उनके लिए तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति होगी कि अगर एंटीबायोटिक उन पर असर ही न करे, ठीक है। तो ये एक गंभीर समस्या है। भारत में देखें तो भारत में ये क्यों एक समस्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये क्यों हुआ, तो मैंने आपको केस स्टडी में बताया कि सबसे पहला तो क्या है कि लोगों के द्वारा एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग का मतलब ये है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल इंडिया में सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, तो सबसे पहला होता है भैया कि जाके GP200 ले लो, झेनफ्लॉक्स ले लो, मन चाही जो एंटीबायोटिक है वो, यानी एक पहला एक हमारा धर्म बन गया है कि भैया कि एंटीबायोटिक तो लेना ही है, ठीक है, बिना ये देखे कि भैया वायरल इन्फेक्शन है कि कौन सा इन्फेक्शन है, ठीक है, एंटीबायोटिक ले ली। अब मैंने आपको पहले बताया कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करती है, ठीक है। तो एक तो लोगों के द्वारा दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा हम देखें अनुमान के आधार पर आधारित इलाज, डॉक्टर भी क्या कर रहे हैं, बिना उसकी मेडिकल जांच कराए, बिना यानी कि पैथोलॉजी की आपने उसकी रिपोर्ट नहीं देखी, आपने उसकी डायग्नोस नहीं कराया और उसके सिम्टम के आधार पर ही आपने उसको क्या करा, ट्रीटमेंट दे दिया और एंटीबायोटिक दे दी। भले ही एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं थी लेकिन एंटीबायोटिक दे दी। अब एंटीबायोटिक दे दी तो उसी कारण क्या होता है कि उन मरीज में क्या हो जाता है, इस तरह के सुपर बग्स डेवलप हो जाते हैं और जब कोई दूसरा इन्फेक्शन, बड़ा इन्फेक्शन होता है तो वो दवाइयाँ फिर क्या होती है, असर ही नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए एक और चीज़ याद रखना, अब एंटीबायोटिक का इस लेक्चर को देखने के बाद में तो कभी एंटीबायोटिक्स का मिसयूज मत करना, बिना मेडिकल जांच के कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अस्पतालों में भी एंटीबायोटिक्स का भारत में बहुत प्रयोग होता है। अभी हाल ही में एक डेटा आया था कि सरकारी अस्पताल में 72% मरीजों को पर्चियों में एंटीबायोटिक्स लिखी जाती है और ये 72% पेशेंट जिनको एंटीबायोटिक्स लिखी जाती है, अगर इनका कंपैरिजन हम आईसीयू के मरीजों से करें तो 10% ही कम है। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करें फार्मास्यूटिकल प्रदूषण, जो दवा कंपनियाँ होती है वो भी जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करती है तो वो अपना कचरा जो है नदी में, अलग अलग खेतों में बहा देती है, जिसके कारण ये भी हो सकता है कि उस प्रदूषण के कारण भी कुछ सुपर बग डेवलप हो जाए और ये इन्फेक्शन फैलाए तो और ज़्यादा विकट स्थिति हो सकती है। तो ये भी एक समस्या है फार्मास्यूटिकल प्रदूषण, क्लियर। तो ये भारत में AMR बढ़ने के प्रमुख कारण हमने देख लिए, ठीक है। अब अगर हम देखें तो भारत में अभी फ़िलहाल की कंडीशन में देखें तो कौन से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट या सुपर बग डेवलप हुए हैं किन बैक्टीरिया के खिलाफ, जिन पे एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है, जो अभी भारत के लिए बड़ा कंसर्न है, उसको देखें, ठीक है। तो सबसे पहला एक आता है ई कोलाई। ई कोलाई को आप जानते होंगे, ये जनरली क्या होता है, आंत में जो भी इन्फेक्शन होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए ये ई कोलाई जिम्मेदार होता है, ठीक है। इस पर अभी हाल ही की रिपोर्ट में आया है कि कार्बापेनेम जो एक ड्रग दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है, उस पर अब ये ई कोलाई पर असर नहीं कर रही है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न डॉक्टरों का सामने आया है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें क्लेफ्सिला न्यूमोनी, ये निमोनिया कॉज करती है और निमोनिया के केस में जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो अब क्या हो गई है, असर नहीं कर रही है, ठीक है। इसके लिए भी क्लेफ्सिला न्यूमोनिया के लिए भी निमोनिया ने भी क्या कर लिया है, एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करें एसिनेटोबैक्टर बाउमनी, है ना, ये भी क्या होता है, जब पेशेंट गंभीर रूप से बीमार होता है तो वो जनरली एसिनेटोबैक्टर के द्वारा इन्फेक्टेड होता है और वहाँ पर भी क्या है, एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है, ठीक है। ये तो मैंने आपको 2-3 बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन इसके अलावा एक कई बहुत बड़ी लिस्ट है 15-20 सुपर बग्स की, जो कि किसी भी एंटीबायोटिक पर, किसी भी कोई भी एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया पर असर नहीं कर रही है, क्लियर। अब इनसे लड़ने का क्या उपाय हो सकता है, तो इनसे लड़ने के लिए उपाय में सुझाया गया है कि स्वच्छता में सुधार। देखिए यहाँ पर एक भारत सरकार ने एक प्रयास किया था कि भैया कि ये रेजिस्टेंट जो डेवलप हो रहा है इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। तो अगर हम बात करें कि लोगों को बड़े स्तर पर जागरूक करें तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों की जो आदत बनी हुई है कि अपने आप से एंटीबायोटिक लेने की, तो वो एकदम से तो जा नहीं सकती।
फिर ये भारत सरकार ने अपनी रिसर्च में पाया है कि भैया कि हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो किस लिए ले रहे हैं, इन्फेक्शन होने पर ले रहे हैं कोई सभी, तो एक प्रयास ये भी तो किया जा सकता है कि इनको इन्फेक्शन से बचाएं। तो जब इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो ये अपने आप से कोई दवाई का मिसयूज़ कर ही नहीं सकेंगे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, स्वच्छता में सुधार, ठीक है। और आपको एक और यहाँ पर मैं इसके लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत मिशन चालू किया था और उसके तहत शौचालयों का निर्माण किया था, तो अभी हाल ही में एक रिसर्च नेचर पत्रिका में आई थी जिसमें पाया गया था कि इस स्वच्छ भारत मिशन के कारण ही क्या हुआ, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में बहुत बड़ी कमी आई है, ठीक है। और इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम क्या कर सकते हैं, AMR से भी लड़ सकते हैं, क्लियर। दूसरा अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन जनरली इन्फ्लुएंजा का वायरस हर साल अपना रूप चेंज करता है और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, जिसको बुजुर्ग से लेकर बच्चे सभी लगा सकते हैं। उसके कारण क्या है, निमोनिया जैसी कंडीशन से बचा जा सकता है, फ्लू के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। जब आप वैक्सीन लेकर आप इन्फेक्शन से बच जाएंगे तो फिर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके AMR से लड़ने के दो रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉक्टरों के लिए कि वो प्रॉपर तरीके से अपना डायग्नोसिस करें। अगर किसी मरीज़ में पैथोलॉजिकल जांच की ज़रूरत है तो वो करवाएं और उसके बाद में ही उसे ट्रीटमेंट लिखें। और हर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देने से बचें। इसके लिए कई बार जो हेल्थ मिनिस्ट्री वो भी चीज़ें एडवाइजरी जारी करती रहती है डॉक्टरों को, लेकिन वो बात है अलग है कि इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां के द्वारा प्रदूषण होता है वातावरण में, जो एंटीबायोटिक्स बनाने के बाद में जो कचरा वो छोड़ते हैं वातावरण में, उससे उस पर प्रॉपर तरीके से रोकथाम हो, जिसके कारण सुपर बग का जन्म न हो। तो ये भी एक AMR से लड़ने का एक तरीका है, क्लियर। तो ये हमने सारी चीज़ें जान ली है। तो आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर में जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी और अन्य चीज़ पर डाउट है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं अगला लेक्चर आपके कमेंट पर ही बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.